नमस्ते। सहकारी अधिगम क्या है? सहकारी अधिगम का अर्थ विद्यार्थियों का एक दूसरे से समूह में सीखना। इस प्रकार का अधिगम बहुत ज़रूरी है। जहाँ विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग से सीखते हैं, इसलिए इसे सहकारी अधिगम कहते हैं। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता करते हैं तथा इस तरह का अधिगम विद्यार्थी में सामाजिक कौशल भी विकसित करता है, जिससे वो मिलकर स्वयं का कार्य कर सकें। यहाँ सहयोग से सीखना ही एकमात्र सीखने की तकनीक है। सहकारी अधिगम मिलकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह सहयोग के सिद्धांत एक सबके लिए एक के लिए सब का ध्यान रखा जाता है। अधिगम समूह सबके सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता। 20वीं सदी के दार्शनिक जॉन डेवी के दर्शन ने इसे प्रभावित किया। डेवी 1966 ने करके सीखना जो कि एक आंतरिक प्रेरणा पर आधारित है पर बल दिया है। यह मानवीय दृष्टिकोण के सिद्धांत पर भी आधारित है। मनोवैज्ञानिक पियाजे और व्यगोत्स्की ने भी इसे प्रभावित किया है। उनका मुख्य सिद्धांत इसके पीछे है कि एक दूसरे से वार्तालाप अधिगम में सहायता करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कक्षा या समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं विभिन्न विशेषताओं के रूप में देखने को मिलती है, जैसे शारीरिक बाह्याकृति, कद, आकार, लिंग, रंग इत्यादि। जननी की आयु, जाति, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा ज्ञानात्मक व्यवहार, चिंतन, स्मरण, समस्या समाधान, विचार उपार्जन इत्यादि। विद्यार्थियों में इस प्रकार के अंतर जो उनकी शारीरिक, जननिकी, भावनात्मक व संज्ञानात्मक व्यवहारगत विशेषताओं के कारण होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का परिचय दीजिए। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रस्तोता थॉर्नडाइक है। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सम्मुख जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह इससे अभियोजनार्थ स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। कोई ये प्रतिक्रिया आरंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, परंतु प्रतिक्रिया करते करते व्यक्ति की अकस्मात सफलता मिल जाती है। ऐसा होने पर व्यक्ति संबंधित क्रिया की उसी प्रकार पुनरावृत्ति करता है। उसके प्रतिक्रिया में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और फिर ऐसा भी समय आता है जब वह बिना किसी त्रुटि के बहुत कम समय में ही ठीक ढंग से सही कार्य करने लगता है। यही कारण इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है। पावलोव के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता बताइए। विद्यार्थियों को भय को दूर करना। इस सिद्धांत का प्रयोग करके विद्यार्थी के अंदर से भय दूर करना। छोटे बालक व छात्र अनुबंध के कारण कई चीज़ों से डरते हैं, जैसे चूहा, डॉक्टर, कॉकरोच इत्यादि। अतः प्रति अनुबंध के द्वारा उनको भय से दूर किया जा सकता है। वातावरण में से समायोजन में सहायक। इस सिद्धांत की सहायता से छात्र वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है। अच्छी आदतों का विकास। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, जैसे अनुशासन, सफाई, बड़ों का सम्मान, नम्रता आदि। अधिगम को प्रभावशाली बनाना। इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी हद तक सरल व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके द्वारा विषय को बार बार दोहरा कर छात्रों को उसे अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का समुचित परिचय दीजिए। अधिगम वह विषय है जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति के सामने अनेक ऐसी स्थितियाँ आती है जिनमें उसे ज्ञात नहीं रहता कि कैसे वो व्यवहार करना चाहिए। इस परिस्थिति में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करता है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। यह व्यवहार मॉडलिंग भी कहलाता है। मनुष्य का अधिकांश सामाजिक व्यवहार नकल के द्वारा सीखा हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने में निरीक्षण का महत्व स्वीकार किया और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे बंडूरा सामाजिक सीखने का सिद्धांत, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार हम मनुष्य पर्यावरण में विद्यमान किसी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे अनुक्रिया नहीं करते। यह हमारे पर्यावरण में चारों ओर विद्यमान तत्वों में से सूझ एवं पूर्व की अनुभूतियों के आधार पर कुछ का चुनाव करते हैं। हम हमारे चारों तरफ रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण और उनका अनुकरण करते हैं और इस प्रकार परीक्षण निरीक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। बंडूरा के अनुसार मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, व्यवहारात्मक, बिहेवियरल तथा पर्यावरणीय एनवायरमेंटल निर्धारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। बंडूरा के अनुसार मानव क्रिया को 3 बाहरी कारकों
कारकों 3 कारकों बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक तथा आंतरिक घटनाओं, कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स तथा व्यवहार का प्रभाव हमेशा रहता है। ये 3 कार्य एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षण के स्मृति स्तर का परिचय दीजिए। स्मृति का अर्थ है पूर्व में देखी गई या सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया होती है। स्काउट के अनुसार स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति जिसमें अतीत के अनुभव उसी क्रम या ढंग से जागृत होते जैसे वो पहले हुए थे। स्मृति की अवस्थाएं अधिगम, लर्निंग, धारण करना, रिटेंशन, प्रत्यास्मरण, रिकॉल, पहचान, रिकॉग्निशन। स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण के 3 स्तरों में से सबसे निम्न स्तर का है। इस स्तर में विद्यार्थी विषय वस्तु को रटकर याद करते हैं। इस स्तर में अध्यापक की भूमिका प्रधान होती है और तथा विद्यार्थी अध्यापक के अनुसार निर्देशानुसार कार्य करते हैं, अर्थात उनकी भूमिका गौण होती है। इस तरह का शिक्षण मुख्य तौर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। स्मृति स्तर कम विचार युक्त स्तर है क्योंकि इसमें विद्यार्थी तथ्यों, सूत्र, वाक्यों को रटकर याद करते हैं, वे उनके वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ होते हैं। शिक्षण के बोध स्तर का परिचय दीजिए। बोध का अर्थ को समझना, अर्थ की व्याख्या करना और तथ्यों को समझना, तथ्यों की तुलना तथा तथ्यों से संबंध स्थापित करना, विचारों को ग्रहण करना। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक विचार युक्त माना जाता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों को तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों का बोध कराता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण छात्रों में सूझबूझ उत्पन्न करता है। विद्यार्थी अपनी सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। छात्रों में नियमों, तथ्यों को पहचानने, समझने तथा उनमें प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। बोध का अर्थ है अर्थ को समझना, अर्थ की व्याख्या करना, तथ्यों को समझना, तथ्यों की तुलना तथा तथ्यों में संबंध स्थापित करना, विचारों को ग्रहण करना। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति के स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक विचार युक्त माना जाता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों को तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों का बोध कराता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण छात्रों में सूझबूझ उत्पन्न करता है। विद्यार्थी अपनी सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। छात्रों में नियमों, तथ्यों को पहचानने, समझने तथा उनमें प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। शिक्षण के चिंतन स्तर का परिचय दीजिए। चिंतन स्तर शिक्षण के 3 स्तरों में से सबसे उच्च स्तर का चिंतन है। इस स्तर को स्पंदन स्थिति भी कहते हैं। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर की तुलना में यह स्तर सबसे अधिक उपयोगी और विचार युक्त होता है। इस स्तर में अध्यापक की भूमिका गौण तथा विद्यार्थी की भूमिका प्रमुख होती है। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों शामिल होते हैं क्योंकि वही छात्र चिंतन स्तर पर पहुंचता है जिसमें स्मृति स्तर तथा बोध स्तर का शिक्षण किया है। इस स्तर शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं के समाधान में समझ बनाया जाता है। इस स्तर शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों की तर्क करने, कल्पना करने की शक्ति का बहुत विकास होता है। इस स्तर का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना है। मत शिक्षण अथवा प्रतिपादन क्या है, संक्षेप में बताइए। प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण निश्चित विश्वासों को बनाने की क्रिया है। प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया। शुरू से ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ विचार दिए जाते हैं जो विस्तार लगातार सीखने वालों के मस्तिष्क में डाले जाते हैं। ये विचार उनके विश्वसनीय बन जाते हैं। विचारों तथा विश्वासों को जब एक बार मस्तिष्क में बिठा दिया जाता है तब समय भी आसानी से उसकी गहराई तक फैली हुई जड़ों को उससे अलग नहीं कर सकता। प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया है। शुरू से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ विचार बिठा दिए जाते हैं जो विचार लगातार सीखने वाले के मस्तिष्क में डाले जाते हैं। वे विचार उनके विश्वसनीय बन जाते हैं। विस्तृत रूप में प्रतिपादन को व्यक्ति के मन में इस तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाती है जैसे कि विश्वास और आदतों को स्थापित किया जाता है। बहुत सख्ती से यह व्यक्ति के किसी सिद्धांत, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक हो, के अनुभव की ओर संकेत करने की कोशिश करते हैं। लोग प्रतिपादन पर निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। प्रतिपादन प्रणाली में तर्कों का कार्य क्षेत्र तुच्छ होता है। शिक्षण विश्वास, व्यवहार और मूल्यों के आदि में इच्छानुसार परिवर्तन लाती है। शिक्षण विश्वास, व्यवहार और मूल्यों आदि में इच्छानुसार परिवर्तन लाती है। स्वाभाविक शिक्षण विस्तृत और प्रतिपादन इसका एक अंश है। थैंक यू।